हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट को, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा और इसके ऑथर गाइस लूसियो रॉड्रिगेज, जो कि ऑथर होने के साथ साथ इस कहानी के नरेटर भी हैं। गाइस, ऑथर के बारे में आपको बता दूं कि ये एक कोंकणी एसेइस्ट हैं। ये इंग्लिश और कोंकणी दोनों में लिखते हैं और इस लेसन में इन्होंने अपने गोवा में बिताए गए चाइल्डहुड डेज के बारे में कुछ बातें, कुछ यादें शेयर की हैं। और लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, तो ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, मतलब कि पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, केवल कुछ झलकियां ही मिलेगी आपको। ओके, तो आप ये बात जानते ही होंगे कि कॉलोनियल पीरियड में गोवा पर पुर्तगाल का शासन रहा है और गोवा नियरली 450 ईयर्स तक पोर्टुगीज कॉलोनी रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इतने दिनों तक वहाँ पर पुर्तगाली रहे हैं, तो उनका जो कल्चर है वो उनके जाने के बाद भी गोवा में रह जाता है और उसी कल्चर से रिलेटेड मेमोरीज को ऑथर ने इस लेसन में ब्रीफली शेयर किया है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस लेसन का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है एक गोवा का बेकर, दैट मींस गोवन बेकर। यस, दैट्स व्हाई द लेसन्स नेम इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। शुरुआत करते हुए ऑथर बताते हैं कि उन अच्छे दिनों के बारे में जब पुर्तगाली वहां रहते थे, और वो दिन बहुत अच्छे थे जब हमारे एल्डर्स पुर्तगालियों और उनके ब्रेड लोब्स के बारे में बड़े खुश होकर बात करते थे। लोब्स का मतलब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि उन ब्रेड लोब्स को खाने वाले भले ही अब वहां ना रहे हों, लेकिन इनको बनाने वाले अभी भी वहां हैं। जिनमें कौन कौन से लोग हैं? मिक्सर्स हैं, मतलब जो उसका पेस्ट बनाते हैं, और मोल्डर्स हैं जो उसको शेप देते हैं, और वो हैं जो लोब्स को बेक करते हैं, दैट मीन्स बेकर। पुराने समय की जो फर्नेस यानी कि भट्टियां हैं वो अभी भी वहां पर सुरक्षित हैं और उनकी जो आग है वो आज भी नहीं बुझी है। और कुछ जगहों पर सुबह सुबह बेकर और उसके ट्रेडिशनल बैम्बू की आवाज को आज भी सुना जा सकता है। ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, इसका मतलब होता है एक लंबा सा डंडा होता था जिस पर वो अपने ब्रेड की टोकरी को रख लेते थे और जगह जगह पर उसी को जमीन पर गिरा कर, या आप कह सकते पटक कर, एक थर्ड और जिंगल साउंड प्रोड्यूस करते थे, जिससे उनके आने की खबर सभी को मिल जाती थी। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि गलियों में जब वो आइसक्रीम वाला आता है ना, तो घंटी बजाता है, वैसे ही वहाँ पर उनके जो बैम्बू स्टाफ होता था उसको जमीन पर पटक कर वो ये सिग्नल देते थे कि भैया बेकर आ चुका है, नाउ दिस इज द टाइम टू परचेज ब्रेड। और ये जो प्रोफेशन है ब्रेड मेकिंग का, वो जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ता जाता है। अगर फादर नहीं रहे तो उनका जो बेटा है, दैट मींस सन जो है, वो उसको कैरी कर रहा है, वो उसको कंटिन्यू कर रहा है, मतलब ये उनका फैमिली प्रोफेशन बन चुका है। और गाइज, इन बेकर्स को गोवा में आज भी एक स्पेशल नेम से जानते हैं और वो है पैडर। क्या बोलते हैं? पैडर। यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैडर। गाइस, इस बात को याद रखना कि पैडर इज मेंट बाय बेकर। उसके बाद ऑथर अपने बचपन के बारे में बताता है। जो बेकर होता था वो हमारा फ्रेंड था, कंपेनियन था और गाइड भी था। वो दिन में 2 बार आता था, मतलब कि एक बार सुबह अपनी सेल करने के लिए और दोबारा वापसी में जब वो अपनी पूरी बास्केट को खाली करके वापस लौटता था। उसकी जो बैम्बू का जो साउंड होता था, जिंगलिंग साउंड होता था, वो हमको जगाता था और हम दौड़कर उससे मिलने के लिए जाते थे। और ऐसा क्यों करते थे हम लोग? क्या हम लोग ब्रेड लोब्स को बहुत ज्यादा प्यार करते थे? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। जो लोब्स थी वो तो हमारे घरों की जो पास्काइन और वास्टाइन थे। पास्काइन और वास्टाइन का मतलब होता है हाउसमेड या सर्वेंट। ओके, वो ब्रेड लोब्स को खरीदते थे। हम लोग किसके लिए भागते थे? हम लोगों का मेन प्यार था ब्रेड बैंगल्स के लिए। किसके लिए? ब्रेड बैंगल्स के लिए। जी हाँ, ब्रेड बैंगल्स आप पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार की होती है। ये एक स्वीट ब्रेड होती है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बनाई जाती थी उस टाइम पर। तो इसके लिए हम लोग भाग कर जाते थे। ये जो लोब्स हैं वो तो हमारे घरों के जो सर्वेंट्स हैं वो खरीद लेंगे, लेकिन जो ब्रेड बैंगल्स हैं उनको हम लोग खुद ही खरीदना चाहते थे, खुद लेना चाहते थे। और जो बेकर था वो हमारे लोकेलिटी में म्यूजिकल एंट्री करता था, और जब वो अपना जो बैम्बू स्टैफ था उसको गिराता था तो एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होता था जिसको कहा गया है झेंग झेंग। क्या कहा गया? झेंग झेंग साउंड प्रोड्यूस होता था। और उसका चलना भी स्पेशल था। उसका एक हाथ जो होता था वो अपने सिर पर रखी हुई टोकरी को सपोर्ट करता था और दूसरे हाथ से उस बैम्बू को जमीन पर बैंग करता था, जिससे कि झेंग झेंग साउंड प्रोड्यूस होता था। वो घरों की लेडीज को गुड मॉर्निंग विश करता था और अपनी उस बास्केट को उसी वर्टिकल बैम्बू पर प्लेस कर लेता था। जब हम बच्चे लोग वहां पर तेजी से पहुंच जाते थे, वो प्यार से हम लोगों को डांट भी देता था, मतलब जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, इस तरीके से हमसे कहता था। लेकिन हम लोग भी गिव अप करने वालों में से नहीं थे। कभी किसी बेंच पर या किसी रेलिंग पर चढ़कर बास्केट में झांकते रहते थे और किसी प्रकार से उस बास्केट में देखने की कोशिश
करते रहते थे। ऑथर कहता है कि उन लोब्स की जो स्पेशल फ्रेग्रेंस थी, स्पेशल जो खुशबू थी, वो मुझे आज भी याद है। यानी बड़ों के लिए लोब्स होती थी और बच्चों के लिए बैंगल्स। जब वो बैंगल्स हमको मिल जाती थी तो हम लोग अपने मुंह को धोने के बारे में भी नहीं सोचते थे, ना ही अपने टीथ को ब्रश करने के बारे में सोचते थे। और भाई क्यों करें, कौन इतनी बड़ी मेहनत करेगा, क्योंकि उस टाइम पर वहां पर गोवा में मैंगो लीव्स को तोड़कर उनसे फिर दांतों को ब्रश किया जाता था। जी हाँ, आज भी कई गांवों में ऐसा होता है कि नीम के पेड़ की लकड़ी तोड़कर या किसी और पेड़ की लकड़ी तोड़कर उससे दांत साफ किए जाते हैं। जो शहरों में होने लगे ना, ब्रश है और टूथपेस्ट है, वो सब गांव में नहीं होता था। वहां पर लोग पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर या पेड़ों की डंडियों को तोड़कर उससे ब्रश करते थे। तो वो कहता कि मैं क्यों इतनी बड़ी मुसीबत मोल लूं, और वैसे भी ब्रश करना कोई जरूरी काम तो होता नहीं है, कि टाइगर कभी ब्रश करता है। और वैसे भी जो ब्रेड है वो हम लोग गर्म गर्म चाय के साथ लेते थे, हॉट टी के साथ सर्व करी जाती थी। तो भैया जब गर्म चाय पियेंगे तो मुंह तो वैसे ही साफ हो जाएगा, क्या जरूरी है ब्रश करें। इसके बाद ऑथर ब्रेड के इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है कि ब्रेड वहां पर कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो वो कहता है कि मैरिज के जो गिफ्ट होते हैं ना, वो मीनिंगलेस हैं, उनके कोई मतलब नहीं है अगर उसमें एक स्वीट ब्रेड इंक्लूड नहीं करी जाती हो। और स्वीट ब्रेड के लिए यहाँ पर एक स्पेशल नेम भी यूज किया गया है, दैट इज बोल। व्हाट इज दैट? इट इज बोल। ये 1 मार्क के क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप। जिस प्रकार से एक पार्टी हो या कोई कहीं पर खाना हो रहा हो, अगर वहां पर ब्रेड नहीं है तो ये मानिए वो मीनिंगलेस है, किसी प्रकार का मजा नहीं है वहां पर अगर ब्रेड नहीं है। और एक बात तो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ कि एक बेकर जो है वो एक गांव के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ब्रेड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। जो घर की लेडीज थी वो किसी भी ओकेजन पर, स्पेशली अपने डॉटर की एंगेजमेंट के ओकेजन पर सैंडविचेस बनाती थी, केक्स बनते थे यहाँ पर। और बोलेनाज क्या होता है? एक स्पेशली मेड स्वीट ब्रेड होती है, और यू कैन से स्वीट केक होता है, जो कि क्रिसमस पर मस्ट है, उसके बिना क्रिसमस फेस्टिवल अधूरा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि गांव में अगर एक बेकर की भट्टी नहीं है, फर्नेस नहीं है, तो वो गांव बेकार है। वहां पर भट्टी का होना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता था। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि बेकर किस प्रकार से होता था। तो बेकर का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से देता है कि वो कहता है कि वहां पर जो ब्रेड सेलर यानी कि जो बेकर होते थे, उनकी एक स्पेशली मेड ड्रेस थी जिसको बोलते थे कबाय। क्या बोलते थे? कबाय। ये एक सिंगल पीस ड्रेस थी, मतलब कि लंबी सी फ्रॉक थी जो कि नीज तक पहुंचती थी, नीज मतलब घुटनों तक पहुंचती थी। और हमारे बचपन में हम लोग देखते थे कि जो बेकर्स थे वो एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउजर्स कैसा होता था? फुल लेंथ से थोड़ा सा कम और हाफ पैंट से थोड़ा सा ज्यादा। मतलब आप कह सकते हैं कि आजकल प्रेजेंट टाइम में जैसी जो हम लोग कैपरीज पहनते हैं ना, तो वैसे ही आप हो सकता है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और आज भी अगर हम लोगों को कोई ऐसा पैंट पहने हुए दिख जाता है जो घुटनों से नीचे हो और पूरा ना हो, हम लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो एक पैडर की तरह लग रहा है। उसके बाद वो बताता है कि जो बेकर था वो अपने बिल्स, मतलब कि पूरा जो महीने का कलेक्शन होता था वो लास्ट में ही कलेक्ट करता था। जो उसका अकाउंट राइटिंग होती थी वो घर की ही किसी दीवार पर पेंसिल से लिख देते थे। अब आप ये ना सोचना कि पेंसिल उस टाइम पर थी या नहीं थी, अरे भाई पेंसिल ना सही तो किसी और चीज से, किसी पत्थर से या किसी कोयले से दीवारों पर पूरा हिसाब किताब लिख दिया जाता था। आज हमने 2 ब्रेड खरीदे, या आज 4 खरीदे, आज मॉर्निंग में इतने खरीदे और आज इवनिंग में इतने खरीदे। और वैसे भी जो बेकिंग था, मतलब कि जो बेकर का काम था, वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छे से चलता था, हर कोई ब्रेड खरीदता था। और भैया जो बेकर था और उसकी फैमिली थी वो कभी भी भूखों नहीं मरते थे। इसका मतलब है कि उनकी प्रोफेशन में पर्याप्त बेनिफिट था। कोई बेकर, उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स जो थे वो हमेशा खुश रखते थे और प्रॉस्परस भी। और प्रॉस्परस होने का एक स्पेशल प्रूफ भी था उनकी जो प्लम्प फिजिक थी, मतलब कि देखने में मोटे ताजे थे, दुबले पतले नहीं थे कोई भी। चाहे वो बेकर हो या उसकी फैमिली हो या उसके सर्वेंट्स हो, वो सभी प्लम्प फिजिक वाले थे। यहाँ तक कि आज भी अगर कोई मोटा आदमी दिख जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो बेकर की तरह लग रहा है। मतलब कि बेकर जो होते थे बहुत ही खुश होते थे, प्रॉस्परस होते थे, और उनका जो प्रोफेशन था बहुत ही अच्छा चलता था। तो गाइज, यहाँ पर लूसी रॉड्रिगेज का जो डिस्क्रिप्शन है, और यू कैन से दिस वाज द ग्लिम्प्स ऑफ गोवन बेकर। ओके, तो यहीं पर ये फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट जो कि है कुर्ग, उसको रीड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।